हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे डिपेंडेंसी थ्योरी के बारे में, विच इज़ अ टॉपिक रिलेटेड टू द डिसिप्लिन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो डिपेंडेंसी थ्योरी आई थी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में और एज अ रिस्पॉन्स टू द मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। तो इट बिकेम अ प्रोमिनेंट पर्सपेक्टिव इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, डेवलपमेंट स्टडीज़ एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। मिड 20th सेंचुरी में ये आई थी एज अ लिमिटेशन टू द मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। तो इसने एक क्रिटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया फॉर अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, focusing on the unequal power relations between the developed core and the developing periphery nations। ठीक है, तो डिपेंडेंसी थ्योरी इट कंटेंट्स दैट हिस्टोरिकल प्रोसेस सच एज colonialism, imperialism have entrenched a system of economic dependency, perpetuating underdevelopment in the periphery। डिपेंडेंसी थ्योरी आई थी एज अ रिस्पॉन्स टू द ट्रेडिशनल डेवलपमेंट थ्योरी और इसका जो मेन एड्रेस था, इट फोकस्ड ऑन द क्वेश्चन दैट व्हाई पुअर कंट्रीज आर पुअरर, राइट। इससे पहले जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी एक पुरानी वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लें। उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के रिस्पॉन्स में आई थी, विच इज़ अ ट्रेडिशनल थ्योरी। बाद में उसका एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म हुआ था। तो वो उसने फोकस किया था मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ने ऑन द इंटरनल फैक्टर्स। और इंटरनल फैक्टर्स कौन से थे? मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कहती थी कि वो थ्योरी जो है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ वर्सेस द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के साथ डील करी थी और अंडर डेवलपमेंट के नोशन के साथ डील करी थी। उसने कहा था कि कंट्रीज़ इसलिए डेवलप नहीं हो रहे क्योंकि उनके इंटरनल फैक्टर्स हैं, उनकी कल्चरल बाइसनेस है, उनके सोशल नॉर्म्स हैं हु हैव हेल्ड देम बैक एंड इज़ अ मेजर इम्पेडिमेंट टू द प्रोग्रेस। और इसीलिए ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं ये डेवलपमेंट नहीं कर सकते क्योंकि उनके अपने कल्चरल बैरियर्स हैं। सो दे शुड ब्रेक दोज बैरियर्स एंड मूव टवर्ड्स द मॉडर्नाइजेशन। बाद में जाके रुस्टो ने अपना 5 स्टेज मॉडल ऑफ मॉडर्नाइजेशन भी प्रेजेंट किया था, but it was also having certain drawbacks। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी इसलिए फेल हुई थी टू address the question that why poor countries are poor, because its sole focus was only on the internal factors and it neglected and ignored the external factors। तो डिपेंडेंसी थ्योरी आई थी और उसने कहा कि नहीं, हमेशा इंटरनल फैक्टर्स नहीं होते, वी शुड ऑल्सो नोटिस एंड लुक अपॉन द एक्सटर्नल फैक्टर्स that are making a country poor, who is not letting a country to grow, those factors are not letting the country to have development inside them। तो डिपेंडेंसी थ्योरी के अगर आप इस नाम को समझें, कॉनोटेशन को समझें, इस थ्योरी का नाम ही डिपेंडेंसी है, विच टॉक्स अबाउट द रिलेशन बिटवीन द कंट्रीज़, रिच कंट्रीज़ का रिलेशनशिप बिटवीन विद देयर पुअर कंट्रीज़। तो द पुअर कंट्रीज़ और द पेरिफ्रीज दे आर डिपेंडेंट अपॉन द कोर कंट्रीज़ या रिच कंट्रीज़। ठीक है, डिपेंडेंसी थ्योरी में दो मेन नोशंस हैं, आप समझ लें, दो टाइटल्स हैं। एक है कोर कंट्रीज़ जो कि रिच कंट्रीज़ को रेफ़र करता है और दूसरा है पुअर कंट्रीज़ जो कि पेरिफ्री को रेफ़र करता है। So the foundations of the dependency theory lies in the work of Andre Gunder Frank from 1929 to 2005। एक बहुत prominent economic historian, sociologist, development economist है and he is very well known for his contribution to the development theory। फिर world system theory के भी he is best known for that। 1960 में ये थ्योरी इमर्ज हुई थी एज अ रिस्पॉन्स, एज अ क्रिटिक टू द मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। तो फ्रैंक का जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका, एंड ही प्रेजेंटेड दैट इन 1967। अपने इस काम के अंदर फ्रैंक बेसिकली कॉइंड अ टर्म और उस टर्म को था वो डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। ये टाइटल या ये टर्म उसने इसलिए यूज़ किया टू डिस्क्राइब के हाउ द प्रोसेस ऑफ कैपिटलिज्म डेवलपमेंट इन द कोर परपिटुएटेड अंडर डेवलपमेंट इन द पेरिफ्रीज। ठीक है, कैपिटलिज्म की जो डेवलपमेंट मतलब कैपिटलिस्टिक स्टेट्स जो हैं दे आर डेवलप्ड।
तो इन द कोर कंट्रीज, रिच कंट्रीज, हाउ दैट परपिटुएटेड अंडर डेवलपमेंट इन द पेरिफ्रीज, मतलब पुअर कंट्रीज में, ठीक है। तो इसने बेसिकली अपने इस काम में आर्ग्यू किया हुआ है कि ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो इस तरह स्ट्रक्चर किया गया है या इस तरह बनाया गया है कि स्ट्रक्चर उसका कुछ इस तरह है कि वो बेनिफिट कर रहा है वेल्दी, इंडस्ट्रियलाइज्ड, रिच कोर कंट्रीज़ को एट द एक्सपेंस ऑफ द पुअरर कंट्रीज, ठीक है, प्राइमरीली एग्रेरियन या पेरिफेरल नेशंस जो होते हैं। तो उसने ये दो टर्म्स यूज़ किए हैं, एक है सैटेलाइट स्टेट्स जो पुअर हो गए और मेट्रोपॉलिटन मतलब रिच। तो फ्रैंक जो है ही एम्फेसाइज द एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द कोर एंड पेरिफेरी कंट्रीज। उसने फोकस किया ऑन द इकोनॉमिक मैकेनिज्म सच एज अनइक्वल एक्सचेंज, एक्सट्रैक्शन ऑफ सरप्लस वैल्यू ऑफ द पेरिफेरी, ठीक है। उसने आर्ग्यू किया कि इंटीग्रेशन of the peripheral economies into the capitalistic world system reinforce their dependent status, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं जो कि हिंडर कर रही हैं, which are the impediments, which are the obstacles to their prospects for autonomous development। फ्रैंक का जितना भी ये काम था, द टर्म इवन द डेवलपमेंट ऑफ द अंडर डेवलप्ड, बाद में इट लेट द ग्राउंड वर्क फॉर द वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। ये एक और थ्योरी है विच एक्सपैंडेड ऑन डिपेंडेंसी थ्योरी टू एनालाइज द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। इसने कॉन्सेप्चुअलाइज किया था वर्ल्ड सिस्टम को एज अ यूनिफाइड कैपिटलिस्टिक सिस्टम जो कि कैरेक्टराइज होता है लाइक कोर है, पेरिफेरल है और सेमी पेरिफेरल रीजन्स हैं। फ्रैंक ने ये इन्फ्रेंस दे दिया था कि जब कॉलोनियलिज्म एंड हो गई थी तो इसका ये मतलब नहीं है कि मालदार कंट्रीज़ ने जो है पुअर कंट्रीज़ को आज़ाद कर दिया या छोटे छोटे कंट्रीज़ ने अपनी इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी ले ली, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी हासिल कर ली। ऐसा नहीं है। फ्रैंक कहते हैं कि कॉलोनियलिज्म तो एंड हो गई लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक्सप्लॉयटेशन एंड हो गई। उसने कहा कि एक न्यू फॉर्म ऑफ कॉलोनियलिज्म इमर्ज हो गई। थ्योरी में तो कॉलोनियलिज्म एंड हो गई बट इन प्रैक्टिस इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, इट इज़ करंटली हैपनिंग एंड द एक्सप्लॉयटेशन इज़ हैपनिंग फॉर सो मैनी ईयर्स टिल डेट। सो इफ़ वी अंडरस्टैंड डिपेंडेंसी इन अ वे कि हम कहें कि डिपेंडेंसी थ्योरी जो है इट इज़ अ कॉन्कॉक्शन ऑफ वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, इसके हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर थ्योरी है, नियो मार्क्सिस्ट थ्योरी है। तो कलेक्टिवली जो है इन चीज़ों से मिलकर एज अ रिस्पॉन्स टू द मॉडर्नाइजेशन थ्योरी आई थी जो कि एक इससे पहले थ्योरी थी, इंटरनल फैक्टर पे बेस्ड करती थी। तो डिपेंडेंसी थ्योरी ने इस क्वेश्चन को एड्रेस किया कि व्हाई सम कंट्रीज़ आर रिच वाइल अदर्स आर पुअर, लाइक व्हाई सम कंट्रीज़ आर पुअर एंड व्हाई सर्टेन कंट्रीज़ आर रिच। तो डिपेंडेंसी थ्योरी जो है 1960s एंड 70s के दरमियान आई थी टू एड्रेस द स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़, ग्लोबल पावर एंड वेल्थ को क्वेश्चन करने के लिए कि सिस्टम ऐसा क्यों बनाया गया है कि गरीब मुल्क गरीब रह रहे हैं और रिच जो है ज़्यादा रिच हो रहे हैं, दे आर बिकमिंग मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड, दे आर बिकमिंग मोर डेवलप्ड। और सिस्टम कुछ इस तरह इम्पोज कर दिया है एक्सटर्नल फैक्टर्स को कि जिसका रिज़ल्ट जो है क्रॉनिक अंडर डेवलपमेंट है, मतलब क्रॉनिक ना ठीक होने वाला हमेशा के लिए यही सिस्टम इसी तरह ग्लोबली एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम रहेगा जिसके अंदर गरीब पिसते जाएंगे गरीब मुल्क और जो रिच कंट्रीज़ हैं दे विल बी मोर डेवलप्ड ओवर द टाइम पीरियड। ये मैंने जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए डाला है फॉर ओनली द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग कि डिपेंडेंसी थ्योरी की जो इमर्जेंस थी दैट वाज बेस्ड ऑन द क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी फर्दर इट फोकसेस ऑन द इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है, जो इम्पेडिमेंट्स थे, ऑब्स्टिकल्स थे, कलेक्टिविज्म का, पर्टिकुलरिज्म का, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन और बाकी चीज़ें भी कि मैरिटोक्रेसी नहीं है, बाकी और भी बहुत सारे फीचर्स थे कि इंटरनल फैक्टर्स, कल्चरल बाइसनेस, ये चीज़ें जो है एक कंट्री को आगे जाने नहीं देती। तो डिपेंडेंसी आई थी एज अ क्रिटिसिज्म, एज अ रिस्पॉन्स टू द आर्ग्यूमेंट ऑफ द मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। डिफरेंस बता देती हूँ, ये मैंने गूगल से लिया है इमेज। तो डिपेंडेंसी थ्योरी जो है इट फोकसेस ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस लाइक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, नेशनल डेवलपमेंट पॉलिसीज, जबकि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी इस चीज़ पर फोकस करती है कि किस तरह ट्रेडिशनल या अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं वो किस तरह ओवर द टाइम पीरियड मॉडर्न सोसाइटीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो डिपेंडेंसी थ्योरी
का जो सेकंड पॉइंट है वो देखें कि सम नेशंस बिकम रिच एट द एक्सपेंस ऑफ अदर नेशन स्पेशली थ्रू कॉलोनाइजेशन। आसान बात है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मॉडर्नाइजेशन थीरीज़ के रिस्पांस में कहती है कि टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होनी चाहिए। वेल्दी पुअर नेशन जो है वो वेस्टर्न लेड सिस्टम को फॉलो करें तो वो डेवलप हो जाएंगे। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होनी चाहिए, एजुकेशन मास कम्युनिकेशन एडवांस होना चाहिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए तो सोसाइटी जो है वो डेवलप हो जाएगी। इसका लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन करती हूँ कि रिच कंट्रीज़ जो हैं वो डिपेंडेंसी थ्योरी कहती है कि रिच कंट्रीज़ आर द कॉज ऑफ ग्लोबल पावर्टी, क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिकल इंटरनेशनल डायनामिक्स इस तरह एक्सप्लॉयटेटिव बनाई गई है कि रिच कंट्रीज़ जो हैं वो पुअर को एक्सप्लॉयट करें, तो ग्लोबल पावर्टी इज़ प्रिवेलिंग। बाकी जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कहती है कि रिच कंट्रीज़ आर अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ पावर्टी। किस तरह के मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कहती है कि जो मालदार कंट्रीज़ हैं या वेस्टर्न लेड यूरोसेंट्रिसिज्म है वो सोल्यूशन प्रोवाइड करता है गरीब कंट्रीज़ को। तो जो पुअर कंट्रीज़ हैं वो देखें, वो सीखें इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज से कि किस तरह जो है पाथ टू द डेवलपमेंट दे शुड फॉलो। सो टॉकिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी, तो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि वो दो चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। एक है डिपेंडेंट कंट्रीज़ या पेरिफ्रीज एंड द अदर इज़ डोमिनेंट कोर रिच कंट्रीज़, ठीक है। सेकेंड फीचर इज़ दैट वो कहते हैं कि डिपेंडेंसी थ्योरी को समझने के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द डिपेंडेंट कंट्रीज, एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर ही डिपेंडेंसी थ्योरी का जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो फोकस करता है एज प्रेजेंट्स इन एज अ critical perspective. The third feature or characteristics they present is about द हिस्टोरिकल पैटर्न्स बिटवीन द डोमिनेंट एंड डिपेंडेंट कंट्रीज़। वो कहते हैं बहुत ज़्यादा ओपन है कि ठीक है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव किस तरह कि जब कॉलोनियलिज्म का टाइम पीरियड था तो हाउ द कॉलोनियल पावर्स वर एक्सप्लॉइटिंग देयर कॉलोनीज, ठीक है। स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी थी, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस थे, अनइक्वल एक्सचेंज था, लिमिटेड नेशनल ऑटोनॉमी थी। तो इन चीज़ों को समझने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन द डोमिनेंट एंड द डिपेंडेंट कंट्रीज़, इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यही चीज़ें हैं विच आर reinforcing the patterns of inequality. प्रोपोजिशन ऑफ द डिपेंडेंसी थ्योरी, यहाँ पे इसको ऐसे समझ लें कि व्हाट आर द मेन आर्ग्यूमेंट्स ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी। तो आर्ग्यूमेंट्स जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट्स थे डिपेंडेंसी थ्योरी के जो उन्होंने प्रेजेंट किए थे, मोस्ट पर्टिकुलरली बाय फ्रैंक हु इज नोन एज अ फादर ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी, ही वाज द मेन प्रोपोनेंट एंड देयर आर आल्सो अदर प्रोपोनेंट्स एज वेल। तो और भी हैं लेकिन द प्रोमिनेंट वन इज़ फ्रैंक। इन्होंने कहा था इस थ्योरी में इन्होंने मेन आर्ग्यूमेंट ये प्रेजेंट किया था कि अंडर डेवलपमेंट इज़ अ कंडीशन फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम अनडेवलपमेंट। मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ कि अंडर डेवलपमेंट जो है ना वो सिंपली हम इसलिए नहीं कहते कि लैक ऑफ प्रोग्रेस है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। ये एक सिस्टमिक कंडीशन होती है जिसके अंदर इट इज़ मेनली मेंटेन्ड बाय अनइक्वल एक्सचेंज एंड द डिपेंडेंस। तो मतलब अंडर डेवलपमेंट जो है ना, अगर एक पुअर कंट्री को अंडर डेवलपमेंट रखा जा रहा है तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टमिक कंडीशन। और पर्टिकुलरली वो मेंटेन किस तरह होता है कि अनइक्वल एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज होते हैं और बेसिकली इनको डिपेंडेंट रखा जाता है ऑन द रिच एंड द कोर कंट्रीज़। और अनडेवलपमेंट फिर फर्दर यही भी इसकी आगे से एक्सटेंशन है कि अनडेवलपमेंट जो है वो फर्दर एम्फसाइज करती है कि एक्टिव प्रोसेसेस जो है ये इन चीज़ों को दे बेसिकली परपेटुएट दीज कंडीशंस। तो एक तो ऊपर से जो है अंडर डेवलपमेंट है, ठीक है, एक कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, अनइक्वल एक्सचेंज है ऑफ रिसोर्सेज और डिपेंडेंस भी हो रही है। आगे से फिर जो है ना अनडेवलपमेंट भी है। तो मतलब एक तो ठीक है, मतलब फिर एक तो ऑलरेडी डिपेंडेंस एग्जिस्ट कर रही है और ऊपर से जो है अनडेवलपमेंट फर्दर इस प्रोसेस को जो है परपेटुएट कर रही है, ठीक है। तो जो डिस्टिंक्शन है ना बिटवीन द अंडर डेवलपमेंट एंड अनडेवलपमेंट, ये बेसिकली पुअर कंट्रीज़ को ऐसी जगह में रखती है, ऐसी उनका प्लेस बनी हुई है इस ग्लोबली एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम में कि वो कोर कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है और उनका जो अनइक्वल एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज है वो इसी तरह जो है थ्रू आउट द ईयर्स, थ्रू आउट द हिस्ट्री इट इज़ हैपनिंग द वे इट इज़ स्टिल एग्जिस्टिंग टिल डेट। डिपेंडेंसी थ्योरी ने मेन आर्ग्यूमेंट ये प्रेजेंट किया कि अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज होनी चाहिए, वो ज़्यादा प्रेफरेबल है इस एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम में।
ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज का ये हो गया मीनिंग, आप इसको ऐसे समझ लें कि हमेशा जो है पुअर को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ द रिच कंट्रीज़ आर एक्सट्रैक्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम द पुअर कंट्रीज़, तो मतलब अगली दफ़ा जाकर उनको ज़्यादा फ़ायदा देना चाहिए, रादर देन यू नो व्हाट दे डू इज़, रिच कंट्रीज़ या कोर कंट्रीज़ क्या करते हैं कि ये रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर देते हैं विद चीप लेबर और सस्ता मटेरियल सस्ते पैसों में उनसे ले लेते हैं, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ लैकिंग। बाकी डेवलपमेंट नहीं है, अनडेवलपमेंट है, तो वो फिर उसको मैन्युफैक्चर करके प्रोडक्ट बना के और उसी गरीब मुल्क पे जो है उसको महंगा करके बेचना है। सो दिस इज़ हाउ द एक्सप्लॉयटेशन इज़ परपिटुएटिंग। तो जो डिपेंडेंसी थ्योरी के और प्रोपोनेंट्स हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं कि अल्टरनेटिव यूज़ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ़ वन टाइम a poor country is being exploited, तो नेक्स्ट टाइम इट शुड बी गिवन एन एडवांटेज कि वो अपना जो है वो नुकसान जो है वो उसको पूरा करे, कि उसको कैपेसिटी दी जाए टू स्टैंड ऑन इट्स ओन। तो ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट हो गया। तो वो कहते हैं कि दिस इज़ मच प्रेफरेबल रादर दैन द रिसोर्सेज एक्सचेंज जो कि डोमिनेंट कंट्रीज़ ने इम्पोज किए गए हैं, लाइक थ्रू आउट द ईयर्स दे आर एक्सट्रैक्टिंग रॉ मटीरियल फ्राम द पुअर कंट्रीज़। तो ये नहीं होना चाहिए, अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए। डिपेंडेंसी का सेंट्रल हाइपोथेसिस या आर्ग्यूमेंट यही है कि वो बात करते हैं हैव्स और हैव्स नॉट की। अब इंटरनेशनल ग्लोबल सिस्टम इस तरह बनाया गया है, इस तरह डिज़ाइन किया गया है दैट दे टॉक अबाउट द रिच कंट्रीज़ नोन एज कोर कंट्रीज़ और वेल्दी कंट्रीज़, और जो गरीब कंट्रीज़ होते हैं या एक्सप्लॉयटेड होते हैं वो पेरिफेरीज होते हैं। अब जो कंट्रीज़ होते हैं कोर में, वो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर वो उनको कहा जाता है द हैव्स, ठीक है, मतलब हैव्स, ठीक है उनके, और जो गरीब होती हैं पेरिफेरीज होते हैं वो उनको हैव्स नॉट कहा जाता है, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, सोशल रिलीज, फाइनेंशियल पावर, सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कोर कंट्रीज़ में होता है, मतलब उनके पास हैव्स होते हैं, ठीक है। लेकिन पेरिफेरी कंट्रीज़ होते हैं जो गरीब कंट्रीज़, उनके अंदर जो है वो हैव नॉट होते हैं। अब उनके पास क्या होता है कि सारा बेसिक होता है। इसको ऐसे समझ लें जैसे कि माइनिंग होती है, फॉरेस्ट्री होती है, जैसे दरख्त, ठीक है, सब कुछ जो रॉ फॉर्म में है। बड़े बड़े माइंस हैं, ठीक है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एग्रीकल्चर है लेकिन लेस पावर है, टूल्स नहीं हैं। पुअर सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, लो वेजेस हैं, मतलब वर्कर्स हैं, चीप लेबर है। सो दे आर इनकेपेबल ऑफ सस्टेनिंग एफ्लुएंट लाइफस्टाइल्स, ठीक है। तो मतलब उनके पास हैव नॉट्स होते हैं, ठीक है। एक जगह में हो गए हैव्स और दूसरी जगह में हो गए हैव नॉट्स। तो ये डिस्टिंक्शन है जो डिपेंडेंसी थ्योरी ने इट ड्रू अ लाइन बिटवीन द रिच एंड द कोर कंट्रीज, बिटवीन द रिच कोर एंड द पेरिफेरीज द पुअर। मैं शुरू से बात कर रही थी इस पूरी लेक्चर में कि मतलब कोर कंट्रीज़ हो गए रिच और पुअर कंट्रीज़ हो गए पेरिफेरीज, लेकिन वो सिर्फ समझाने के लिए कह रही थी, ठीक है। तो डिपेंडेंसी थ्योरी कहती है कि सिर्फ दो तरह के मुल्क नहीं हैं, मतलब एक बस मालदार और एक गरीब। वो कहते हैं कि इनकी इंटरेक्शन के अलावा एक मिडिल कंट्रीज़ भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और वो मतलब कोर ऑफ, उन्होंने कहा कि सेंटर ऑफ द सेंटर, इसको इस तरह भी कहते हैं कि कोर ऑफ द पोर कंट्रीज या कोर ऑफ द सेंटर, ठीक है। वो बेहद मालदार कंट्रीज़ होते हैं, ठीक है। फिर सेंटर में हमारे पे जो मिडिल में जो हमारे पास कंडीशन है वो है पेरिफेरी ऑफ द सेंटर एंड सेंटर ऑफ द पेरिफेरी। अब इसका एक डिस्टिंक्शन मैं आपको बताती हूँ, एक हो गया पेरिफेरी ऑफ द सेंटर, दूसरा है सेंटर ऑफ द पेरिफेरी, बताती हूँ बाद में। और दूसरा जो फोर्थ है हमारे पास वो पेरिफेरी ऑफ द पेरिफेरी है, मतलब बेइंतहा गरीब जो बस बिल्कुल उनके पास कुछ नहीं होता। तो चार किस्म के स्टेजेस बना लिए जिसके अंदर मुल्कों को डिवाइड कर दिया कि इस तरह की इंटरेक्शन होती है कंट्रीज़ के आपस में इन द ग्लोबल एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम, ठीक है। अब हमारे पास जो है सेंटर ऑफ द सेंटर या कोर ऑफ द कोर में आप समझ लें कि यूनाइटेड स्टेट्स आ गया, यूके आ गया, फ्रांस आ गया, बहुत मालदार बेइंतहा, मतलब इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती बिकॉज दे आर एक्सप्लॉयटिंग द पेरिफेरीज। अब जो हमारे पास पेरिफेरी ऑफ द सेंटर,
पेरिफेरी ऑफ द सेंटर में आ गया, थोड़े से एडवांस्ड होते हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो कनाडा ले ले, जापान, इटली या स्पेन, ठीक है। अब इस कंट्रीज़ में जो है इनकी थोड़ी लेस ग्लोबल पावर होती है देन द सेंटर ऑफ द सेंटर, ठीक है। मतलब जाहिर है कनाडा की लेस ग्लोबल पावर है इन कंपैरिजन टू द अमेरिका, यूएस या यूनाइटेड किंगडम, यूके की, ठीक है। और लेस ग्लोबल पावर भी होती है इन पेरिफेरी ऑफ द सेंटर की, और थोड़े लेस वेल्दी होते हैं, ठीक है, देन द सेंटर ऑफ द सेंटर। दूसरा हमारे पास आ गया, थर्ड कंडीशन आ गई, सेंटर ऑफ द पेरिफेरी, ठीक है। सेंटर ऑफ द पेरिफेरी में क्या होता है कि जैसे आप इनको ले लें, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ब्राज़ील और सऊदी अरेबिया, ठीक है। इसमें आप अगर अच्छा ठीक है, तो ये कंट्रीज़ होते हैं कि इनके पास रीज़नेबल अमाउंट ऑफ वेल्थ होती है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर स्टिल अंडर गोइंग द प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब अभी भी इनके अंदर डेवलपमेंट हो रही है, पैसे हैं, लेकिन इस तरह मतलब बस, ठीक है, थर्ड लेवल पे आ गई है। पेरिफेरी ऑफ द पेरिफेरीज में क्या होता है कि ये तो पुअरेस्ट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है, लीस्ट एडवांस्ड, लीस्ट डेमोक्रेटिक, बेइंतहा ख़राब, पुअर और इस तरह के कंट्रीज़ होते हैं विच डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दे डोंट हैव वेल्थ, दे डोंट हैव पावर, दे डोंट हैव एनीथिंग। तो इस तरह के आप कंट्रीज़ की एग्जांपल ले लें, जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो या लिब्रिया एंड जिम्बाब्वे एंड ब्रूंडी, ठीक है। ये कंट्रीज़ हो गए, इस एग्जांपल में आते हैं। तो ये 4 किस्म की डिस्टिंक्शन बनाई गई थी मुल्कों की इंटरेक्शन के बीच में कि इंटरनेशनल ग्लोबल सिस्टम में इस तरह के लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं। ये डिस्टिंक्शन तो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि सी मतलब सेंटर ऑफ द सेंटर एंड पेरिफेरी ऑफ द सेंटर जो है ये इन कंट्रीज़ के पास हैव्स होती हैं, ठीक है। दीज आर द प्रिविलेज्ड कंट्रीज़, दीज हैव इंडस्ट्रीज, दीज हैव जनरेटेड वेल्थ होती है इनके पास, ग्लोबल पावर होती है। वेयर एज द CP एंड PP मतलब सेंटर ऑफ द पेरिफेरी एंड पेरिफेरी ऑफ द पेरिफेरीज, दे आर द कंट्रीज़ दैट आर हैविंग द हैव्स नॉट, ठीक है। इनके पास वेल्थ भी नहीं होती, इनके पास एज सच इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, डेवलपमेंट के वो नहीं होती, गाइडलाइंस या ट्रैक नहीं होता। तो क्या होता है कि इसमें जो है की अजम्पशंस राइज होते हैं इन देयर इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप, ठीक है। अब कहा जाता है कि अंडर डेवलपमेंट जो है वो एक फिनोमेना जो है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड इंटरनल कंडीशन से नहीं होता, रादर ये जो है इस तरह की इंटरेक्शन होती है कि पेरिफेरियल कंट्रीज़ जो है ये डोमिनेटेड होती हैं बाय द फॉरेन इंटरेस्ट ओरिजिनेटिंग इन द कोर कंट्रीज़, ठीक है। पेरिफेरी कंट्रीज़ का जो रिलेशनशिप है वो कोर कंट्रीज़ के साथ इस तरह होता है कि अगर कोर कंट्रीज़ में डेवलपमेंट हो रही है, कैपिटलिस्टिक डेवलपमेंट हो रही है, तो वो हो कैसे रही है, दैट इज़ हैपनिंग एट द एक्सपेंस ऑफ द पुअर कंट्रीज़, पेरिफेरी कंट्रीज़, ठीक है। मतलब वो वाली बात आ गई आसानी सी कि खमियाजा जो है वो गरीब मुल्कों को भुगतना पड़ता है, ठीक है, और मालदार कंट्रीज़ को सब कुछ मिलता है डायरेक्टली थ्रू द पेरिफेरल कंट्रीज़, ठीक है। अब ये कहा जाता है कि अंडर डेवलपमेंट जो है वो ख़त्म हो सकती है, लेकिन ऐसे ख़त्म हो सकती है कि गरीब मुल्क जो हैं पेरिफेरीज वो डिस्कनेक्ट हो जाएं अपने कोर कंट्री से, अपने हिस्ट्री के कॉलोनाइज़र से, हिस्टोरिकल लेगेसी को तोड़ दें, उनकी बात ना मानें, कुछ भी करें, बस उससे डिटैच हो जाएं। डिटैच होंगे तो अपने इंटरेस्ट और पॉलिसीज़ को प्रोड्यूस करेंगे, उनको मॉडिफाई करेंगे और अकॉर्डिंग टू देयर ओन सर्कमस्टांसेस, इंटरनल सिचुएशंस, उनको मुताबिक जो है पॉलिसीज़ बनाएंगे एंड दे कैन ओवरकम दिस ऑल डिपेंडेंस, ठीक है, और जो अंडर डेवलपमेंट का फिनोमेना है। अब जो डिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं वो चीप लेबर प्रोवाइड करते हैं, चीप मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये मुल्क जो हैं गरीब वाले या पेरिफेरीज वो जो है ना रिपोजिटरीज़ बन चुके हैं मालदार कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। बस मालदार कंट्रीज़ क्या करते हैं, मतलब गरीब मुल्कों को एज अ डिपॉजिट यूज़ करते हैं, ठीक है। बस रॉ मटेरियल पड़ा हुआ एक्सट्रैक्ट करो, जब चाहिए एक्सट्रैक्ट करो, निकालो उनसे और फिर उनको मैन्युफैक्चर करके महंगा करके बेचो। अब गरीब पेरिफेरीज के पास जो है ना ऑब्सोलेसेंट टेक्नोलॉजीज़ है, मतलब आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज़ है, ड्राइड आउट टेक्नोलॉजीज़ हैं, ख़राब तबाह, ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और ये सारा। डिपेंडेंट कंट्रीज़ की इंटरेक्शन कुछ इस तरह होती है कोर कंट्रीज़ के साथ कि वो ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, रॉ मटीरियल, ठीक है, और ये फंक्शंस जो हैं दे बेसिकली ओरिएंट द इकोनॉमीज़ ऑफ द डिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है। अब ये तो होना चाहिए कि अगर मालदार कंट्रीज़ इतना जो है कोर से मालदार कंट्रीज़ जो हैं वो पेरिफेरी या गरीब मुल्कों से इतना रॉ मटेरियल निकाल रहे हैं, तो फिर उनके इकोनॉमिक नीड्स को तो थोड़ा बहुत देखें ना, उनको तो थोड़ा बहुत उनको
फैसिलिटेट करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमेशा जो है गरीब मुल्कों की जो इकोनॉमीज़ होती हैं, दे आर डिटर्मिन्ड बाय द इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स ऑफ द वेल्दी कंट्रीज़, ठीक है, और कोर कंट्रीज़ के मुताबिक जो वो चाहेंगे वही होगा गरीब मुल्कों के साथ। तो फिर डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट कहते हैं, प्रोपोनेंट्स कहते हैं कि अंडर डेवलपमेंट जो है इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द आउटडेटेड इंस्टीट्यूशंस। ये इसलिए नहीं है कि इनके पास जो है चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, या इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, या कैपिटल शॉर्टेज है इनके ऊपर, या आइसोलेशन है, मतलब आइसोलेशन में रह रहे हैं। ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि अंडर डेवलपमेंट इसीलिए थी और अभी है भी क्योंकि जो हिस्टोरिकल प्रोसेस या हिस्टोरिकल लेगेसी चल रही थी इसी तरह एक्सप्लॉयटेशन की, वो अभी भी चल रही है और इसी तरह जो है ये चलता रहेगा। और जब जब मालदार मुल्कों में डेवलपमेंट आएगी तो वो तभी आएगी कि गरीब मुल्कों को उसको इस्तेमाल करेंगे, गरीब मुल्कों को इस्तेमाल किया जाएगा अमीर मुल्कों के लिए। Wallerstein in 1979 he presented a theory that was the world system theory, और ये डिपेंडेंसी थ्योरी के बाद आई थी, लेकिन मैंने ये स्लाइड जस्ट ऐड की आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि बेसिकली दिस इज़ कंटिन्यूएशन ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी। और इसने भी वही चीज़ें प्रपोज की जो कि डिपेंडेंसी थ्योरी में थी, लेकिन इसने एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बताया कि कोर कंट्रीज़ होते हैं, सेमी पेरिफ्रीज होती हैं और पेरिफ्री कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है। उसने ये सारा बताया कि कोर हो गई, सेमी पेरिफ्रीज हो गई और पेरिफ्रीज हो गई। तो ये द थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय इमैनुअल वॉलरस्टीन इन 1970, और उसने कहा था कि कोर कंट्रीज़ जो है वो कैपिटलिस्ट कोर कंट्रीज़ जो हैं वो सक्सीड होती हैं बाय एक्सप्लॉइटिंग द पुअर पेरिफेरल वंस, ठीक है। तो वो कहते हैं डिपेंडेंसी तब ही शुरू हो गई थी जब कॉलोनियलिज्म का एरा था, और इवन अगर कॉलोनियलिज्म एंड भी हो गई थी तो तब से भी चल रहा है एक्सप्लॉयटेशन। पुअर कंट्रीज़ को इसी तरह पुअर रखा जाएगा और कोर कंट्रीज़ जो हैं वो इसी तरह मालदार होते जाएंगे। और इनइक्वालिटी के ऊपर वो कहते हैं कि इनइक्वालिटी जो थी वो फर्स्ट इंस्टेटेड हुई थी बाय कॉलोनियलिज्म, जो कि अभी भी इट इज़ स्टिल एग्जिस्टिंग इन द हैंड्स ऑफ लोकल एलिट्स, अभी तक आज तक इट इज़ प्रिवेलिंग। तो इसके रिजल्ट्स में क्या हो गया कि मेट्रोपॉलिटन नेशंस जो हैं, मतलब कोर कंट्रीज़, वो इसी तरह मालदार रहेंगे, और जो सैटेलाइट स्टेट्स हैं, मतलब सैटेलाइट नेशंस, वो इसी तरह जो हैं पुअर रहेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे ऑन देयर कॉलोनाइजर्स। सो कमिंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन, तो हम कहेंगे कि डिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं इनको एक पॉलिसी परसू करनी चाहिए सेल्फ रिलायंस की, सेल्फ सफिशिएंट की पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि अभी जो न्यू मार्क्सिस्ट मॉडल्स हैं जो कि एंडोर्स किए जाते हैं, जो ग्लोबल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, जो कि एक अच्छी चॉइस नहीं है पुअर कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि पुअर कंट्रीज़ एक्सप्लॉइट ही होंगे, ये इसी तरह डिज़ाइन किया गया है। और जो IMF, वर्ल्ड बैंक के जो जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनको इस तरह देखा जाता है कि ये पॉलिसी ऑफ ऑटाकी है। ऑटाकी का मतलब है सेल्फ सफिशेंट पॉलिसी, जबकि इस तरह नहीं होता। अगर गरीब मुल्क जो है कर्ज़ा ले ले IMF से, वर्ल्ड बैंक से, तो उनकी इतनी एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़ हैं कि वो उसी में फंस जाते हैं लोन में, ठीक है। सो इनको तो देखा जाता है एज अ पॉलिसी ऑफ ऑटाकी, लेकिन बट दे आर नॉट, ठीक है। क्योंकि अगर हम चाइना की पॉलिसीज़ देखें, ग्रेट लीप फॉरवर्ड की, या तांजिया की पॉलिसी देखें ऑफ ओजामा, तो ये जितने भी फेलियर्स थे इन पॉलिसीज़ से हमें साफ पता चलता है कि ऑटाकी जो है वो एक अच्छी चॉइस नहीं है पेरिफ्रीज के लिए, ठीक है। इनको सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए, और ये जो है इसी तरह होगा कि ये कंट्रोल्ड इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ रखें, आइसोलेशन में थोड़ा सा टाइम गुजारें। पुअर कंट्रीज़ जो हैं उनको इस तरह की इंटरेक्शन नहीं रखनी चाहिए मालदार या कोर कंट्रीज़ के साथ कि फिर आगे जाके उनको एक्सप्लॉयटेशन फेस करनी पड़े। उनको सिर्फ इसीलिए रखनी चाहिए, इस बेस पे रखनी चाहिए मालदार कंट्रीज़ के साथ इंटरेक्शन, जो कि मालदार कंट्रीज़ उनको प्रॉमिस करें कि ठीक है हम आपकी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करेंगे। So this marks the end. I hope you liked the video. If you did, give this video a thumbs up and subscribe to my channel. I'll be coming up with more interesting political science and international relations video lecture series. Till then, take care. Bye. Allah Hafiz.